हाय एंड वेलकम टू डीसन। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करा होगा। अगर आप बचपन में यूट्यूब वगैरह देखते थे तो, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर जगह है जहाँ मिस्ट्रीज और मिसिंग केसेस दर्ज होते रहते हैं। आज का जो केस है वो बहुत ही दिलचस्प है। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड और शुरू करते हैं अपनी कहानी। यूएस नेवी का एक स्क्वाड्रन फ्लाइट 19 फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से उड़ान भरता है। 14 ट्रेन्ड नेवल एविएटर्स, 5 टीबीएम टॉर्पीडो बॉम्बर्स, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन। आगे बढ़ने से पहले इस स्क्वाड्रन क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सिंपल शब्दों में कहे तो जब मिलिट्री में एक ही टाइप के प्लेन्स, शिप्स या सोल्जर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उन्हें स्क्वाड्रन कहते हैं, जो स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए बनाए जाते हैं। एक एयर स्क्वाड्रन में आमतौर पर 12 से 24 एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिसे एक स्क्वाड्रन लीडर या कमांडर लीड करता है। फ्लाइट 19 भी इसी तरह के एक स्क्वाड्रन का हिस्सा था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास भी स्क्वाड्रन्स की कमी नहीं है, जैसे इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन नंबर 17, जिसे लोग गोल्डन एरोज के नाम से भी जानते हैं। ये वही स्क्वाड्रन है जो हमारे सबसे एडवांस रफाइल फाइटर्स को ऑपरेट करता है। वही अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो INAS 300 व्हाइट टाइगर्स ने सालों तक हमारे एयरक्राफ्ट के साथ समुंदर पर राज किया है। लेकिन फ्लाइट 19 के साथ ऐसा कोई केस नहीं था, क्योंकि फ्लाइट 19 के पास रफाइल फाइटर जेट्स की तरह कोई एडवांस स्क्रीन्स या जीपीएस टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनके पास थे तो सिर्फ 5 टीबीएम टॉर्पीडो बॉम्बर्स। ये उस जमाने के सबसे हैवी और सबसे मजबूत सिंगल इंजन प्लेन्स थे, बिल्कुल किसी फ्लाइंग टैंक की तरह। इन्हें डिजाइन इस तरह किया गया कि अगर इनका इंजन बंद भी हो जाए तो ये पानी पर सेफली तैर सकें ताकि क्रू बच सके। 14 ट्रेन नेवल एविएटर्स। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। ये जो 14 लोग थे ये पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं थे। इनमें से एक इंसान, उनका लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, एक एक्सपीरियंस कॉम्बैट पायलट था जिसे ऑलमोस्ट 2500 घंटों का उड़ने का तजुर्बा था। बाकी के जो 13 लोग थे वो सब डायरेक्टली उनके अंडर सीख रहे थे, स्टूडेंट्स और ट्रेनीज थे जो अपनी ग्रेजुएशन से ठीक पहले ही आखिरी बड़ी प्रैक्टिस फ्लाइट पर निकले थे। यानी पूरे ग्रुप में रास्ता ढूंढने की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही दिमाग पर थी, वो थी लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर पर। और किसी ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि 5 दिसंबर 1945 को ये फाइटर जेट्स हवा में ही गायब हो जाएंगी, और वो भी हमेशा के लिए। जब फ्लाइट 19 अपने ट्रेनिंग मिशन पर निकला था तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये पांचों प्लेन्स समुंदर के एक ऐसे हिस्से में गायब हो जाएगी जहां से आज तक कोई लौट कर ही वापस नहीं आ पाया। लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने रेडियो पे जब ये इंसिडेंट को फेस कर रहे थे तो एक मैसेज छोड़ा था, वी कैन नॉट सी लैंड, वी डोंट नो वेयर वी आर, एवरीथिंग इज रॉन्ग, इवन द ओशन डजंट लुक एज इट शुड। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ से 1000 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, 75 से ज्यादा शिप्स और 25 से ज्यादा प्लेन्स अपनी मौत के घाट उतर चुके हैं, और कोई भी नहीं जानता क्यों। ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है, ये रिकॉर्ड्स है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है, और कुछ ऐसा भी जो कभी कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। और आज हम चलते हैं बरमुडा ट्रायंगल के अंदर। पहले समझते हैं ये जगह है कहाँ, इसकी ज्योग्राफी को समझते हैं। बरमुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जो एक इमेजिनरी ट्रायंगल है 3 पॉइंट्स के बीच में। मायामी फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स, सैन युआन पुर्तो रिको, बर्मुडा आइलैंड्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये 3 पॉइंट्स मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसे कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल। ये रफली 5 लाख स्क्वायर माइल्स यानी 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है। कंपैरिजन के लिए ये पूरा पाकिस्तान से भी बड़ा है, और
इस हिस्से से गुजरती है दुनिया की कुछ सबसे बिजी शिपिंग लेन्स और फ्लाइट रूट्स। अब आप सोचेंगे इतनी बिजी जगह में इतने हादसे क्यों? यही तो एक पजल है। ऑफिशियल यूएस कोस्ट गार्ड कहता है बरमुडा ट्रायंगल में हादसे ग्लोबल एवरेज से ज्यादा नहीं है। लॉयड्स ऑफ लंदन, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप इंश्योरेंस कंपनी है, उनका भी यही कहना है। तो फिर इतनी सारी कहानियां कहां से आई? तो बैठे रहिए, जो आज आप सुनेंगे वो सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है। चलो फिर सीधा चलते हैं केसेस पे। और हाँ, सिर्फ वेग रेफरेंसेस नहीं दिए जाएंगे, हम देखेंगे नीम्स, रिकॉर्ड्स, इंसिडेंसेस और रिकॉर्डेड एविडेंसेस। हम पहले से ही इस ट्रेजेडी का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन पूरी कहानी बहुत गहरी है। लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर एक एक्सपीरियंस पायलट था। 2500 प्लस फ्लाइंग आवर्स का रिकॉर्ड रखने वाला। ट्रेनिंग मिशन सिंपल था, फोर्ट लॉडरडेल से उड़ो, बहामास के पास प्रैक्टिस बॉम्बिंग करो और घर वापस आओ। मिशन 2:10 दोपहर स्टार्ट हुआ। बाय द टाइम ऑफ 3:30 PM, सिर्फ 1.5 घंटे बाद, टेलर का पहला डिस्ट्रेस कॉल आया। कॉलिंग टावर, दिस इज एन इमरजेंसी, वी सीम टू बी ऑफ कोर्स, वी कैन नॉट सी लैंड, रिपीट, वी कैन नॉट सी लैंड। कंट्रोल टावर ने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन कुछ अजीब था। टेलर का कंपास काम ही नहीं कर रहा था। उसने सोचा वो कीज के ऊपर है। कीज, ये कोई दरवाजे की चाबी नहीं है, बल्कि फ्लोरिडा के सदर्न कोस्ट पर छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स है, जिसे फ्लोरिडा कीज कहते हैं, जैसे की वेस्ट, की लार्गो वगैरह वगैरह। जियोग्राफिकल लैंग्वेज में छोटे आइलैंड्स को कीज या कीज कहा जाता है। फिर एक और पायलट की आवाज आती है, anxious, confused, if we could just fly west, we would get home. टेलर ने मना कर दिया, वो किसी और डायरेक्शन में गया। 6:20 शाम, लास्ट ट्रांसमिशन, all planes close up tight, we'll have to ditch unless landfall, when the plane drops below 10 gallons we all go down together. नेवी से उस रात 300 प्लस एयरक्राफ्ट्स और शिप्स ने सर्च की। एक मरीनर फ्लाइंग बोट पीबीएम मरीनर भी सर्च के लिए भेजा गया 13 लोगों के साथ। वो भी वापस नहीं आ पाया। अगले कई दिनों में ओशन स्कैन किया गया, कैरेबियन से अटलांटिक तक। कोई रैकेज नहीं मिला, कोई बॉडी नहीं मिली, कोई फ्यूल स्लिक भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 14 लोग, उन्हें ढूंढने निकले 13 लोग। टोटल 27 पीपल वर लॉस्ट। नेवी के ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया, कॉज अननोन। ये अब तक का सबसे बड़ा लॉस है एक सिंगल इंसिडेंट में। यूएसएस साइक्लोप्स एक यूएस नेवी कार्गो शिप था, 542 फीट लंबा और ऑलमोस्ट 19,000 टन वजनी, और इसमें सवार 300 लोग, क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स, और इसमें थे वॉर सप्लाईज। मार्च 3, 1918 को ये शिप बारबाडोस से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। रास्ता सीधा बरमुडा ट्रायंगल से। फिर एकदम ही साइलेंस, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई मे डे सिग्नल नहीं, कोई एसओएस नहीं, कोई रैकेज भी नहीं और कोई सर्वाइवर। इतना बड़ा जहाज लिटरली एक आधे फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा बस डिसअपियर्ड। यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने उस टाइम कहा, ओनली गॉड एंड द सी नो व्हाट हैपेंड टू द ग्रेट शिप। और आज ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, हम अभी भी नहीं जानते कि वो शिप गया कहाँ। ये केस थोड़ा अलग है। यहाँ पे सिर्फ डिसअपीयरेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो कोई भी रैशनल इंसान ना सोच सकता है, ना कभी एक्सप्लेन कर पाया है। 1881 में अमेरिका स्नूनर एलन ऑस्टिन बर्मुडा ट्रायंगल से गुजर रही थी, जब उसके क्रू ने एक अजीब चीज देखी। एक ड्रिफ्टिंग शिप, सेल खुली थी लेकिन कोई इंसान नहीं था उस पे। कैप्टन ने एक प्राइस क्रू, कुछ ट्रेन्ड सेलर्स उस अबैंडन्ड शिप पे ट्रांसफर किया और दोनों शिप साथ साथ आगे बढ़ने लगे। एक डेंस फॉग आया, दोनों शिप्स अलग हो गई। जब फॉग चला गया
वो ड्रिफ्टिंग शिप फिर से मिली, प्राइस क्रू गायब हो गया। वो शिप फिर से अबैंडन्ड, कैप्टन ने फिर से एक क्रू भेजा, फॉग आया, वो शिप फिर से गायब हो गई और इस बार परमानेंटली। पहला क्रू कहाँ गया, दूसरा क्रू कहाँ गया, कोई नहीं जानता। पोस्ट वॉर का एरा था, कमर्शियल एविएशन का जमाना और बर्मुडा ट्रायंगल का शुरुआती दौर। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का स्टार टाइगर एक 2-4 पैसेंजर एयरक्राफ्ट बर्मुडा की तरफ जा रहा था। बोर्ड पे 25 लोग थे। लास्ट नोन पोजीशन ऑलमोस्ट 400 माइल्स नॉर्थ ऑफ बर्मुडा और यहाँ भी फिर साइलेंस। जनवरी 17, 1949, एक साल बाद स्टार एरियल, सेम एयरलाइन का एयरक्राफ्ट, सेम रूट पे 20 लोगों के साथ, सेम फेट, कोई रैकेज नहीं, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कुछ नहीं। ब्रिटिश कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने स्टार टाइगर के बारे में ये कहा, No more baffling problems has ever been presented for investigation. December 28, 1948, सिर्फ एक साल के अंदर NC 16002 के DC-3 चार्टर एयरक्राफ्ट 32 लोगों के साथ सैन युआन पोर्टोरिको से मायामी जा रहा था, 50 माइल साउथ ऑफ मायामी। लास्ट कॉन्टैक्ट, फिर 3 एयरक्राफ्ट, एक एयरलाइन, एक ही रीजन और 77 लोग, ये सब गायब। और मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि कौन सी थ्योरी लॉजिकल है, कौन सी साइंटिफिक है और कौन सी सिर्फ स्पेकुलेशंस है। ये अभी तक की सबसे साइंटिफिक और क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन मानी जाती है। बर्मुडा के सी बेड पे, खासकर लेक रिज एरिया में मैसिव डिपॉजिट्स है मीथेन गैस हाइड्रेट्स की। ये फ्रोजन मीथेन की फॉर्म है जो डीप ओशन फ्लोर पे होती है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि अगर ओशन फ्लोर पे सिस्मिक एक्टिविटी होती है या टेम्परेचर चेंज होता है तो ये हाइड्रेट्स अनस्टेबल हो जाते हैं और मैसिव मीथेन बबल्स रिलीज करते हैं। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने 2016 में एक थ्योरी पब्लिश की, अगर एक मैसिव मीथेन बबल सरफेस पे आ जाए तो पानी की डेंसिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है कि एक शिप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लिटरली डूब जाती है उसमें, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। और क्योंकि ये इतना सडन होता है इसीलिए कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं कर पाते, कोई SOS नहीं, बस एंड। इसके अलावा अगर मीथेन गैस हवाओं में मिक्स हो तो एयरक्राफ्ट इंजन ही फेल हो सकता है, फ्यूल इग्नाइट नहीं हो पाता, प्लेन क्रैश हो सकता है। क्या ये थ्योरी कभी प्रूव हुई है? नहीं, लेकिन इस थ्योरी को सबसे साइंटिफिक और क्रेडिबल माना जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक में है, जहां 3 मेजर ओशन करंट्स मिलते हैं। द गल्फ स्ट्रीम जो नॉर्थ की तरफ बढ़ती हुई वार्म करंट्स है, कोल्ड लैब्राडोर करंट जो साउथ की तरफ बढ़ती है, अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। जब ये 3 करंट्स मिलते हैं, ओशन अनप्रेडिक्टेबली वायलेंट हो सकता है, रोग वेव्स बन सकती है 30 मीटर से ज्यादा ऊंची बिना किसी वार्निंग के। 2001 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एनवीसैट सैटेलाइट ने कंफर्म किया, नॉर्थ अटलांटिक में एक 2 वीक पीरियड के दौरान 10 रोग वेव्स देखी गई जो 25 मीटर से ज्यादा ऊंची थी। एक ऐसी वेव हिट करे किसी भी कार्गो शिप या एक टैंकर को, instant disappearance, no time for SOS, no wreckage, because it gets scattered across hundreds of miles. फ्लाइट 19 में याद है, टेलर का कंपास काम ही नहीं कर रहा था। बर्मुडा ट्रायंगल उन कुछ जगहों में से है दुनिया में जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक साथ ही ओवरलैप करते हैं। नॉर्मली दुनिया भर में एक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, यानी कंपास का नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ थोड़ा अलग होता है। पायलट्स और कैप्टन इसे एडजस्ट करते हैं, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल में ये एडजस्टमेंट 0 या एक्सट्रीमली वेरिएबल होती है, खास 20th सेंचुरी के पहले हाफ में। पुराने जमाने के नेविगेटर जो इस एडजस्टमेंट के लिए ट्रेंड ही नहीं थे, उन्होंने कोर्सेज मिसकैलकुलेट किए और गुम गए। और आज GPS के जमाने में ये लेस ऑफ एन इश्यू है, लेकिन 1940s और 70s के टाइम पे ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है।
अब एक ऐसी थ्योरी जो ना पूरी तरह साइंटिफिक है, ना पूरी तरह पैरानॉर्मल, ये एक मिडिल ग्राउंड है जो कुछ पायलट सर्वाइवर्स ने पर्सनली रिपोर्ट किया है। ब्रूस ग्रेनन, एक एक्सपीरियंस पायलट, दिसंबर 4, 1970 को बरमूडा ट्रायंगल से गुजरा। उसने डिस्क्राइब किया, "A strange fog formed around my plane. All my instruments went haywire. My compass spun wildly. My radio failed, but the fog itself, it seemed to have a structure, like a tunnel. We flew through it. In about 28 minutes, we emerged near Miami. But according to our fuel consumption, we should have taken 75 minutes. 47 minutes missing from his timeline. क्या ये टाइम डायलेशन है या कोई एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन या सिर्फ हेलुसिनेशन?" ग्रेनर ने इस फिनोमेनन को इलेक्ट्रिक फॉग का नाम दिया। यस, हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे। भले इसे मिथ घोषित कर दिया हो कुछ रैशनल लोगों ने, पर इसे भी समझना जरूरी है। 1968 में बहामास के बिमिनी आइलैंड के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी हुई। ओशन फ्लोर पे परफेक्टली रेक्टेंगुलर फ्लैट स्टोन्स का एक पैटर्न मिला जो एक एंशिएंट रोड का स्ट्रक्चर जैसा दिखा। इसे बिमिनी रोड या बिमिनी वॉल कहा गया। एडगर केस, एक फेमस अमेरिकन साइकिक, उन्होंने 1930s में प्रेडिक्ट किया था, "A portion of Atlantis will rise near Bimini around 1968 और 1969." कोइंसिडेंस? मेबी। साइंटिस्ट ने बाद में ये आर्गुमेंट दिया कि ये जो बीच रॉक्स है वो नेचुरली फॉर्म्ड है, लेकिन कुछ जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इस इंटरप्रिटेशन से डिसएग्री करते हैं। और एलियंस, ये थ्योरी कहती है कि रेक्टेंगल के बीच एक एडवांस सिविलाइजेशन या एलियन बेस है जो किसी भी शिप या प्लेन को कैप्चर कर लेता है जो उसके जोन में आता है। एविडेंस, कोई सॉलिड एविडेंस तो है नहीं, लेकिन डिसमिस भी नहीं कर सकते। जब कोई डिसअपीयरेंस इतने सटीक तरह से होती है तो कोई एविडेंसेस ही नहीं बचते। एक बार ये साइड भी सुनते हैं जो क्यूरियस लोगों को पसंद नहीं आएगी। ऑथर लॉरेंस डेविड कुश ने 1975 में एक बुक लिखी, द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व। उसने क्लेम किया कि बहुत सारे रिपोर्टेड इंसिडेंट्स एक्चुअली ट्रायंगल के बहुत दूर हुए हैं। रॉन्ग कोऑर्डिनेट साइट की गई थी। कुछ शिप्स किसी और जगह किसी और कारण से डूब गई और उन्हें बर्मुडा ट्रायंगल से जोड़ दिया। ओरिजिनल रिपोर्ट्स में बहुत कुछ एग्जैजरेट या ओमिट किया गया है। स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन में ट्रायंगल में इंसिडेंट्स और जगहों से ज्यादा नहीं है। क्या वो सही है? पार्शियली हाँ। कुछ केसेस में रिपोर्टिंग स्लॉपी थी, ओवर एग्जैजरेटेड थी। अब मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो ज्यादातर लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं और जो चीज फैक्चुअल भी है। बर्मुडा ट्रायंगल के सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट रैकेज नहीं मिलना नहीं है, वो तो एक ऑब्वियस पार्ट है। डिस्टर्बिंग पार्ट तो ये है कि कोई अनएक्सप्लिकेबली बच के आया हो और उसकी स्टोरी ईयरली सिमिलर हो। पायलट्स रिपोर्ट करते हैं सडन डिसओरिएंटेशन, कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट फेलियर और अनयूजुअल फॉग और हेज, a feeling of being watched, and then sudden clarity, but in a completely wrong location. Ships के crew members जो वापस आए, उन्होंने डिस्क्राइब किया, engine failure without mechanical cause, compasses spinning randomly, time seeming to slow और jump. 1991 में 5 divers बर्मुडा के कोस्ट से 14 माइल्स दूर सडनली एक सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स को ओशन फ्लोर पे देखते हैं, परफेक्टली सिमेट्रिक, कुछ 30 फीट नीचे। उन्हें बाद में अंडर वाटर स्टोनहेंज कहा गया। ऑफिशियली ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस है, लेकिन नेचुरल जियोग्राफिकल प्रोसेसेस सर्कुलर सिमेट्रिक पैटर्न्स नहीं बनाते। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई ऑफिशियल स्टडी पब्लिश नहीं की गई, कोऑर्डिनेट्स क्लासिफाइड नहीं, लेकिन समहाउ नेवर फॉलोड अप। क्यों? ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। 1000 से ज्यादा लोग, 75 से ज्यादा शिप्स, 20 से ज्यादा प्लेन्स, साइंटिफिक एक्सपीडिशंस, गवर्नमेंट इंक्वायरीज, और हम आज भी यही खड़े हैं एक ही सवाल के साथ, क्या हुआ था? शायद ये मीथेन है, शायद ये रोग वेव्स है, शायद ये ह्यूमन एरर है, या शायद ये कंपास एनोमलीज, या शायद यहाँ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हमारी करंट साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये था बर्मुडा ट्रायंगल का पूरा एनालिसिस। मैंने ये टॉपिक चूज इसीलिए किया क्योंकि ये टॉपिक मुझे हमेशा से ही फैसिनेटिंग लगता था। स्कूल में हम इस टॉपिक को डिस्कस करा करते थे, इसके थ्योरीज को डिस्कस करा करते थे, नॉट इन डीप एक्चुअली। और उस टाइम पे 2G का ज़माना था, तो इतना इन्फॉर्मेशन हम गैदर भी नहीं कर पाते। ये थियोरीज वगैरह जो मैंने आज आपको सुनाई है, इसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं था, ये मुझे रिसर्च के दौरान पता चला है। सो आई फाउंड दिस टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग
and this was very fascinating for me to research on this topic, or to make a script, or to make a video and just talk to you guys about this. So if you like this video, please share it with a friend. Don't forget to subscribe to my channel, and we'll meet in another video, in another mystery, solving another crime. Till then, bye bye.